नमस्कार आप सभी का स्विंग ट्रेडिंग की ये एक सीक्रेट स्ट्रेटजी है। सिंपल स्ट्रेटजी है, सभी को पता है, लेकिन सीक्रेट इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोग पता होने के बाद भी यूज़ नहीं करते। हमने जब स्विंग ट्रेडिंग हम करते हैं तो बहुत सारे स्टॉक्स मिलते हैं हमको, लेकिन हमको एक इनिशियल फ़िल्टर होना चाहिए कि इस स्टॉक में भैया स्विंग ट्रेडिंग नहीं करनी है, इस स्टॉक में करनी है, इस स्टॉक में नहीं करनी है। जैसे आपके पास ये एक स्टॉक का चार्ट आए और ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है बाय द वे, और ये एक स्टॉक का चार्ट आए। ये दोनों में आपको अगर डिसाइड करना हो भाई किस में करना है, तो लोग बहुत कन्फ्यूज़न में होंगे। कोई सुपर ट्रेंड यूज़ कर रहा है, कोई रिलेटिव स्ट्रेंथ यूज़ कर रहा है, कोई फंडामेंटल यूज़ कर रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब आप स्टॉक में पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करके 10-20 साल के लिए अगर स्टॉक को नहीं ले रहे हैं, जिसको कहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब आप 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए स्टॉक को लेना चाहते हैं, कोई भी सिस्टम यूज़ कर रहे हो, पर इनिशियली अगर आप एक फ़िल्टर लगा दें कि इस तरीके के स्टॉक्स में मैं नहीं करूँगा, तो आपकी जो चांसेस ऑफ विनिंग है वो बहुत हद तक बढ़ सकती है। तो वो जो फ़िल्टर है उसके लिए मैं जो एक सिस्टम यूज़ करता हूँ, जो मैंने आपको पहले भी काफ़ी सिखाया है, स्टेज एनालिसिस। वो कैसे यूज़ करना है वो आज की वीडियो में थोड़ा और एक्सप्लोर करता हूँ, क्योंकि अभी जो मार्केट सिचुएशन है 2024 से, उसमें ज़्यादातर स्टॉक आपको स्टेज 4 में दिखाई देंगे। तो स्टेज 4 में जो स्टॉक है उसको अवॉइड करना चाहिए। ये जो स्टेज एनालिसिस है ये स्टैन वाइंस्टीन की एक बुक है, उस बुक से हमने लिया है सीक्रेट फॉर प्रॉफिटिंग इन बुल एंड बियर मार्केट बाय स्टैन वाइंस्टीन। अगर आपको पढ़ना है तो ये बुक बहुत अच्छी है, आप इसको पढ़ सकते हो। इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है और स्टेज एनालिसिस का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। कहा गया है कि कोई भी स्टॉक 4 स्टेजेस में इस तरीके से होता है। अगर आप उसका ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट बना लें, ये कौन सा टाइम फ्रेम का चार्ट है? वीकली, डेली टाइम फ्रेम नहीं है, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम इनिशियली कोई भी स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेंगे जब, तो उसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट बना के देखेंगे कि अभी वो स्टॉक स्टेज 1 में है, 2 में है, 3 में है या 4 में। और हम 4 में जो होगा उसको अवॉइड करेंगे, जो 2 में होगा उसको सबसे ज़्यादा प्रेफ़रेंस देंगे क्योंकि वो अभी भाग रहा है, उसमें हमारे पैसे बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। स्टेज 1 वाले स्टॉक में हम वेट करेंगे ब्रेकआउट का, जब वो इस ज़ोन से ऊपर ब्रेकआउट देगा, वो बेस्ट टाइम है एंट्री का, पुल बैक और ये ऊपर। स्टेज 3 में अगर कोई स्टॉक है तो हम वहाँ पे वेट करेंगे कि क्या वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन दे दिया तो हमको अवॉइड करना है। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये 30 पीरियड का मूविंग एवरेज है। ये जो लाइन है, दिस इज़ 30 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज। तो आपको इंडिकेटर में जाना है, सिंपल मूविंग एवरेज सर्च करना है और उसकी सेटिंग में 30 डाल देना है वीकली टाइम फ्रेम में। तो आप देखिए 30 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर हो स्टॉक स्टेज 2 में, यहाँ पे इस तरीके से, तब हमें लेना चाहिए। अगर 30 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है स्टॉक, तो उसमें आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वो सबसे बेस्ट टाइम होता है अच्छी फंडामेंटल कंपनी में। दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों के लिए अलग अलग माइंडसेट चाहिए, याद रखिएगा। कोई स्टॉक अगर यहाँ मिल रहा हो आपको गिरा हुआ अपने प्राइस से, और वो आपने उसकी फंडामेंटल एनालिसिस किया है अच्छे से कंपनी का, बिजनेस का, कि ये हाई ग्रोइंग कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसमें डेट कम है, सेल्फ सस्टेनेबल है, इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो आप यहाँ पे उसको लेते हो जब वो कम प्राइस पे होता है। लेकिन जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, 3 महीने 6 महीने के लिए ले रहे हो, तब आप यहाँ पे वेट नहीं कर सकते। आपको चाहिए स्टॉक अभी भाग रहा हो। जितने भी लोगों ने, बड़े लोगों ने पैसा बनाया वो स्विंग ट्रेडिंग के खिलाफ होते हैं, क्योंकि बड़ा जो वेल्थ होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में होता है। जब आप यहाँ पे खरीदते हो स्टॉक को कम दाम में, आप बड़ा अमाउंट डाल सकते हो, कॉन्फिडेंस आता है। पर फिर भी जो इनिशियल अपना छोटा कैपिटल को बड़ा करना चाह रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग करके, वो बिना कोई सिस्टम के ना करके एक सिस्टमेटिक तरीके से करें। इसलिए ये सिखाया जा रहा है आपको कि एटलीस्ट आप स्टेज 2 में जो स्टॉक हैं उनको आप लीजिए। ये बिल्कुल आसान नहीं है, कोई नहीं कह रहा आसान है, पर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। आप जैसे-जैसे देखना चालू करेंगे स्टॉक्स को इस नज़र से, तो वो आपको इस पैटर्न में दिखाई देंगे। कोई-कोई स्टॉक बिल्कुल रैंडम पैटर्न में होगा, वो इसको फ़ॉलो भी नहीं करेगा। उसको आप छोड़ दीजिए। जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि स्टॉक साइडवेज़ होके फिर ऊपर ब्रेकआउट देके ऊपर जा रहा है इस तरीके से, वो स्टॉक यहाँ पे, जैसे आपका बहुत गिरने के बाद स्टॉक ऐसा वी शेप में रिकवरी करे तो आप पकड़िए मत। उसको पहले साइडवेज़ होने दीजिए। उसको साइडवेज़ होगा तो क्या होगा, आपको पता चलेगा कि अब सेलिंग का प्रेशर खत्म हो रहा है।
अब जो बायर्स हैं वो उस प्राइस को होल्ड कर पा रहे हैं, मतलब स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट है बाइंग का। तब अगर स्टॉक ऊपर निकलता है तो वहाँ से एक अच्छा चांस है स्टॉक के ऊपर जाने का। ये जो स्टेज 2 होता है, यहाँ पे फिर सबको पता चलने लगता है स्टॉक के बारे में, रिपोर्ट्स आने लगती हैं, न्यूज़ चैनल पे आने लगता है, तो और लोग आते हैं बाई करने के लिए, तो स्टॉक ऊपर भागता है। लेकिन जब स्टॉक यहाँ पे हो स्टेज 1 में, तब स्टॉक गिरा पड़ा हुआ है और साइडवेज है, लोग भूल चुके हैं स्टॉक को। वहाँ पे अगर आप स्टॉक में अगर आप नीचे स्टॉप लॉस लगा के भी लेंगे तो आप ले सकते हैं, लेकिन टाइम कितना लगेगा स्टेज 1 में, नोबडी नोस कि कितना टाइम तक ये साइडवेज रहेगा। आपके में अगर पेशेंस है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद। अगर आपको तुरंत में चाहिए कि स्टॉक मूव करे तो आप ब्रेकआउट के बाद लीजिए या पुल बैक के बाद लीजिए, जो भी आपका सिस्टम है वो यूज़ करके। पर इनिशियल फिल्टर आप लगाइए कि जो स्टॉक यहाँ पे होगा अभी इस जोन में, मैं उसमें ही रहूँगा 30 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर और स्टेज 2 में। अब आप ये वाला स्टॉक देखिए, इसमें आप देखिए कि ये जो स्टॉक है पहले रैली किया, फिर साइडवेज हुआ स्टेज 3 में। उसके बाद ये यहाँ से अपना ये जो जोन था जहाँ सपोर्ट ले रहा था उसको नीचे ब्रेक करके नीचे जा रहा है और 30 पीरियड मूविंग एवरेज के भी नीचे है। तो यहाँ पे अगर आप सोचें कि मैं स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेड ले लूँ और ये स्टॉक यहाँ से बिल्कुल ऐसा चला जाएगा, तो वो उसके चांसेस बहुत ही कम हैं। होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट वो एक तरह का गैम्बलिंग हो सकता है। अगर आप यहाँ स्टॉप लॉस लगा के ले रहे हैं, तो बोल सकते हैं छोटा रिस्क में आप बड़ा रिवॉर्ड प्लान करके ले रहे हैं। बट मोस्टली देखा जाता है कि पहले स्टॉक साइडवेज होगा यहाँ पे, उसके बाद फिर ऊपर जाना चालू करेगा, या तो स्टॉक यहाँ से गिर सकता है। तो अभी हमें स्टेज 4 में नहीं लेना चाहिए किसी भी स्टॉक को, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के ले रहे हैं, क्योंकि ये हो सकता है यहाँ पे थोड़े दिन जाके फिर से नीचे गिर जाए और आप फंस जाएं। तो एटलीस्ट स्टॉक को साइडवेज होने दीजिए, स्टॉक को स्टेबल होने दीजिए, तब आपको पता रहेगा कि स्टॉक कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से बाइंग आ रही है। वहाँ पे जब आप ट्रेड लेंगे तो एक अच्छा प्रोबेबिलिटी का ट्रेड होगा। अब आप ये वाला स्टॉक देखिए, पहले स्टॉक ने एक रैली दिया, उसके बाद स्टॉक गिर गया, गिरने के बाद सपोर्ट लिया एक पॉइंट पे, फिर ऊपर गया और वापस से नीचे आया और लगभग उसी पॉइंट के पास से फिर से बाइंग आई। तो ये जो जोन था स्टॉक का, ये आप बोल सकते हैं स्टेज 1 है या स्टेज 3 बोल सकते हैं आप, नो इशू। बट इसके बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, पुल बैक दिया है और अब ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि स्टॉक में एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से आपको एक अच्छा ट्रेड मिले 30 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट। तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट हो तो एक चीज़ और आप देख सकते हैं, वॉल्यूम्स। तो आप इसमें वॉल्यूम लगा के देखिए कि कोई भी एक जो अच्छा बेस होता है उसकी क्वालिटी होनी चाहिए कि वहाँ पे जो वॉल्यूम्स हैं वो धीरे धीरे गिरते हुए होने चाहिए। नीचे जब आप वॉल्यूम लगाएंगे तो रैली जब आई तब वॉल्यूम बढ़ते हुए होने चाहिए और यहाँ पे वॉल्यूम गिरते हुए होने चाहिए, और जब ब्रेकआउट आए तब फिर से वॉल्यूम एक्सपेंशन होना चाहिए, ताकि आपको पता तो चले कि दूसरे लोग भी इंटरेस्टेड हैं, वॉल्यूम आ रहा है, बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पे हमें एक छोटा स्टॉप लॉस मिलता है। कोई भी सिस्टम लगाइए, आप सुपर ट्रेंड लगाइए, आप रिलेटिव स्ट्रेंथ लगाइए, मूविंग एवरेजेस लगाइए, बॉलिंजर बैंड लगाइए, प्राइस एक्शन, दुनिया भर का जो जो सिस्टम है, कॉइन फ्लिप करके आप खरीद लीजिए भले ही, लेकिन एक स्टॉप लॉस लगा के अगर आप काम करेंगे और जहाँ पे ऑलरेडी मोमेंटम है, स्टॉक भाग रहा है, उस पैटर्न में जब आप करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है? तो रैंडमली आप किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट ना करें। जहाँ पे आपको स्टेज एनालिसिस में, फिर से बताता हूँ, स्टेज 2 या स्टेज 1 का ब्रेकआउट हो रहा हो वहाँ पे लें। स्टेज 3 या स्टेज 1 में ब्रेकआउट का वेट करें ऊपर की तरफ। अगर नीचे ब्रेक डाउन हो जाता है, स्टेज 4 में है स्टॉक, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ जल्दबाजी ना करें। यहीं पे ज़्यादातर लोग फंसते हैं, क्योंकि लगता क्या है, अरे अरे ये तो अच्छा मौका है, नीचे गिरा है, थोड़ा सा ले लेते हैं। लेकिन वहीं पे फिर फंसने वाला काम हो जाता है। स्टॉक कितना गिर सकता है, स्टॉक और इंसान कितना गिर सकता है, कोई नहीं जानता है। और वो वाली बात है ना कि स्टॉक मार्केट हो चाहे इंसान, जाना सबको ऊपर ही है। वो जाना सबको ऊपर तो है, लेकिन कब कौन जाएगा नहीं पता। अगर आप यहाँ ले लिए तो ये बहुत नीचे भी जा सकता है और उसके बाद साइडवेज होगा, फिर ऊपर आएगा। आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग तो कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आपको उतने देर आपका पेशेंस आपको जवाब दे देगा और फिर आप नीचे के लेवल पे निकल जाएंगे, बाई हाई सेल लो वाला कॉन्सेप्ट करके। उससे अच्छा है कि जो स्टॉक्स आपको नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इस तरीके से एक अच्छा आपको दिखा रहे हैं इशारा कि यहाँ पे मोमेंटम है, उनमें काम कीजिए, उनके सही होने के चांसेस ज़्यादा है। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।